रहीम सकाफ यासर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम यूक्रेन और रशिया के तनाज़े के हवाले से बातचीत करेंगे। आज के हम इस व्लॉग में हम देखेंगे कि 3 चीज़ों को हम खुसूसी तौर पर देखेंगे। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि जनाब अली आखिर रशिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसने यूक्रेन पर हमला किया, वो किन वजूहात की बिना पर उसको ये हमला करना पड़ा। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि अब रशिया चाहता क्या है, और तीसरा ये कि इस तनाज़े का या इस हमले के बाद जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है इसके क्या असरात होंगे, खुसूसी तौर पर हम लोगों पर क्या इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले ये हम देखते हैं जनाब अली कि रशिया को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो यूक्रेन पर हमला करे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली सदी में दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी थी। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसकी सरबराही जो है वो रूस कर रहा था, और दूसरा ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसकी सरबराही अमेरिका कर रहा था। और ये 2 ब्लॉक एक दूसरे की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरीके से काम कर रहे थे, एक दूसरे के नज़रियात के मुखालिफ थे, जिसकी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की इक़दामात किए और ऐसे तनाज़ात में अपने आप को उलझाया कि जिसकी वजह से दुनिया मुख्तलिफ़ किस्म की जंगों से या मुख्तलिफ़ किस्म के तज़ादात से गुज़रती रही। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये ब्लॉक कुछ ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आने लगा, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप था वो कैपिटलिज़म की तरफ चला गया और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला गया, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो ज़्यादातर जो है वो उसके जो ममालिक थे वो रूस के ब्लॉक में शामिल हो गए, और ये बहुत वाज़े तफरीक थी। दूसरी जंग अज़ीम में जो है बहुत शदीद किस्म के नुकसानात हुए, जानी माली और हर किस्म के नुकसानात हुए। ये ऐसी जंग थी जिसमें कि एटम बम भी इस्तेमाल हुआ, और बहुत से ममालिक ऐसे थे जो कि सुपर पावर कहलाते थे, लेकिन इस जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्हें अपनी जो सुपर पावर की जो हैसियत है उसको खोना पड़ा, और बहुत से नए ममालिक जिस तरह कि बरतानिया एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उसने इतने ज़्यादा नुकसान उठाए कि उसको बहुत से ममालिक को आज़ाद करना पड़ा जिन पर पहले वो हुकूमत करते थे और जिनके रिसोर्सेज से फिर वो अपनी जो है दीगर मामलात चलाया करते। दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम पर जहाँ पर यूनाइटेड नेशन जैसा इदारा बनाया गया ताकि मल्टीलैटरली जो इख्तलाफात हैं रूस के और अमेरिका के या कम्युनिस्ट ब्लॉक के और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के, इनके जो इख्तलाफात हैं वो डिप्लोमेसी से या मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स के ज़रिए से, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के ज़रिए से, यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से इसको हल किया जाए। और इसमें रूस और अमेरिका को बड़ा खुसूसी किरदार दिया गया, दोनों को वीटो पावर दी गई, कुछ दीगर पावर ममालिक को भी ये पावर दी गई, लेकिन इनको खुसूसी तौर पर इनका किरदार रखा गया ताकि इनकी जो एक सरबराही है अपने अपने रीजन में या अपनी अपनी आइडियोलॉजी में उसको भी मुतासर ना किया जाए। यूनाइटेड नेशन जो कि एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिप्लोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा था, उसके साथ साथ यूरोप की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने बहुत हैवी फंडिंग की जिसको मार्शल प्लान कहा जाता है, और मार्शल प्लान के ज़रिए से यूरोप की रिकन्स्ट्रक्शन हुई। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के साथ साथ एक और इदारा बनाया गया जिसको नेटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो में जो है वो वेस्टर्न यूरोप के ममालिक और अमेरिका ने मिलकर ऐसा इदारा बनाया जिसमें तमाम ममालिक ने अपनी फ़ौज कंट्रीब्यूट की और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इस नेटो का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक या रशियन हेजमोनिक डिज़ाइन से जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को या वेस्टर्न यूरोप को महफूज रखा जा सके। और ये एक ऐसी फ़ौज बनाएगी जिसमें कि यूरोप और अमेरिका से जितने भी जो इसके मेंबरान ममालिक थे उनकी एक फ़ौज तैयार की गई, और ये कहा गया कि ये जितने भी वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और चूँकि यूरोप जो है वो दूसरी जंग अज़ीम से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, तो मार्शल प्लान के ज़रिए से अमेरिका ने उनकी बहुत भरपूर इमदाद की, जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और जॉब्स दे सके और दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसके मुकाबले में, नेटो के मुकाबले में जो है वो रशिया ने अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर वारसा पैक्ट
साइन किया। अब देखना ये था कि वारसा पैक्ट और नेटो कहीं आमने सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे ना आ जाए। अगर इन दोनों का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया और आमने सामने आ गए तो तीसरी जंग अजीम भी हो सकती थी, और उस तीसरी जंग अजीम को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर जो है वो प्रॉक्सी वार्स या जो है इनडायरेक्ट वॉर किस्म की जंगें होती रहीं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो दूसरी जंग अजीम की बहुत ज़्यादा हौलनाक किस्म की तबाहियाँ थी, उससे बचने के लिए जो है कोशिश ये की गई कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, और कोल्ड वार दूसरी तरफ जारी रही, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर फोकियत ले जाने के लिए भरपूर दोनों ब्लॉक की तरफ से भरपूर कोशिशें होती रहीं। आप इस सिलसिले में देख सकते हैं कि कोल्ड वार के बहुत से वाक़यात आए, जैसे कि मिडल ईस्ट के वाक़यात हुए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कोरिया का मामला हुआ, फिर वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का मामला था। हमारे यहाँ हमारे रीजन में जो है वो अफ़गानिस्तान पर जो है वो रूस काबिज़ हुआ, और यहाँ पर भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से इमदाद की, मुजाहिदीन की, और मुजाहिदीन को असला और माली इमदाद करके रेसिडेंट ट्रूप्स को नाकाम करने की कोशिश की। 1991 में जिस वक्त सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के साथ ही कोल्ड वार का कहा जाता है कि अख्ताम हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कोल्ड वार थोड़ी बहुत रही, जो आज भी हमें नज़र आ रही है मुख्तलिफ वाक़यात में। तो 91 में जिस वक्त सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसमें बहुत से ममालिक उससे अलहदा हुए, जिस तरह के तान वाले ममालिक हैं, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, आज़रबाईजान है, मुख्तलिफ ममालिक। तो उसमें से यूक्रेन भी एक मुल्क था जिसने 1991 में आज़ादी हासिल की। 1991 के बाद जो हुकूमत बनी यूक्रेन में, वो हुकूमत चूँकि रूस के साथ थे और एक कम्युनिस्ट हुकूमत से के ख़यालात के मालिक थे, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, तो उसके बाद भी जो हुकूमत बनी 2013 तक जो हुकूमत रही वो भी प्रो रशियन थी। लेकिन चूँकि उनके जो कारोबारी मामलात थे उन सिलसिले में उन्होंने यूरोप के साथ, यूरोपियन कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे किए। यूरोपियन कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे जो किए थे उससे उन्हें कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले थे, जिसकी वजह से 2013 में यानुकोविच जो उनका सदर था उसने जो है वो मुआहदे ख़त्म कर दिए। में यानुकोविच ने यूरोपियन कम्युनिटी के साथ मुआहदे ख़त्म कर कर मुकम्मल तौर पर अपना जो किबला है वो रूस की तरफ मोड़ दिया और रूस के साथ तावन करना शुरू कर दिया, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो इक़दाम किए। लेकिन वहाँ पर लोग उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, एक भरपूर किस्म का पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, और इस एहतजाज के नतीजे में जो है वो इलेक्शन हुए, और 2014 में येलेंस्की जो कि एक यहूदी प्रो वेस्टर्न लीडर अभी भी है, वो सदर मुंतखब हुआ। येलेंस्की ने सदर बनने के बाद कुछ ऐसे इक़दाम किए जो कि रूस को किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं थे। मिसाल के तौर पर सबसे अहम बात यह है कि प्रो वेस्टर्न होने की वजह से उसने वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक के साथ साथ नेटो में भी शमूलियत के लिए अपनी तगदो शुरू कर दी, और 2019 में भी कुछ मुआहदे किए, और 2020 में उसने जो है आइन में तरमीम कर कर नेटो में शामिल होने की पूरी कोशिश की, जो कि किसी सूरत भी पुतिन को और रशियन फेडरेशन को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं थी। दूसरी जानब नेटो ने सोवियत डिसइंटीग्रेशन का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने मेंबरान ममालिक में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन ममालिक को भी बीच में शामिल किया जो कि सोवियत इन्फ्लुएंस में शामिल थे। सोवियत इन्फ्लुएंस का चूँकि हिस्सा थे और सोवियत यूनियन अब नहीं रहा था, उसमें बहुत से ममालिक शामिल थे वेस्टर्न यूरोप के, और 1997 में नेटो में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, जिसमें कि लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। तो ये अब ज़ेलेंस्की की हुकूमत जिस वक्त यूक्रेन में आ गई तो उसने नेटो की तरफ हाथ बढ़ाया, और नेटो ने भी बड़ी उसे खुशामदीद और वेलकम किया, और इवन जनवरी में कुछ मुआहदे उनके साथ तय पाए जो कि अमेरिका के लिए और वेस्टर्न यूरोप के लिए बड़ी खुश आइन थी, और दूसरी तरफ रूस के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी। और चूँकि नेटो ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो पोलैंड में, रोमानिया में, लिथुआनिया में और दीगर इस तरह के जो ममालिक हैं उनमें खड़ी कर दी, और वहाँ पर जो है मिसाइल सिस्टम
नस्ब कर दिया और उनका रुख जो है रूस की तरफ कर दिया, जो कि रूस के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत साबित हुई। और वो ये कहने लगे कि हम जो है इनसिक्योर हो चुके हैं, अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन जाता है तो रूस मुकम्मल तौर पर जो है इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि नेटो का मकसद ही जो था वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ फतूहात करना था। और चूंकि यूक्रेन और बेलारूस वाहिद 2 मुल्क रह गए थे, और रूस ये समझ रहा है या समझता था या समझता आया है कि यूक्रेन और बेलारूस, यूक्रेन ख़ास तौर पर चूँकि इस रीजन में रूस के पास सबसे बड़ा जो मुल्क है वो यूक्रेन है। यूक्रेन जो है एक बफर स्टेट का काम कर रहा है रूस और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान, और चूँकि नेटो वहाँ तक पहुँच गया है तो नेटो जिस वक्त यूक्रेन में आ जाएगा तो रूस कि किसी तरह से भी महफूज नहीं रहेगा और वो इनसिक्योरिटी में डेवलपमेंट या तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा रूस ने ये फैसला किया कि यूक्रेन को रोका जाए और उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजवाई, लेकिन उसके मुकाबले में अमेरिका ने मज़ीद अपनी फ़ौजें, जो कि नेटो के अलावा थी, नेटो की कुछ जहाँ जहाँ फोर्सेस खड़ी हैं बाज़ इलाकों में, जैसे कि अमेरिका ने जो है वो रोमानिया में तकरीबन 4000 फ़ौजी अगर खड़े हैं नेटो के, तो उन्होंने इजाफी 1000 फ़ौजी अमेरिका ने अपना भिजवा दिया है। और इसी तरह पोलैंड में तकरीबन 1100 के करीब जो है वो नेटो की फोर्सेस खड़ी हैं, तो साथ ही अमेरिका ने जो है वो 5,500 के करीब जो है वो अमेरिकन फ़ौजी भिजवा दिए, जो कि नेटो की कमांड में नहीं है, वो अमेरिका की अपनी अलहदा फोर्सेस पोलैंड में खड़ी हैं। पोलैंड में, रोमानिया में भी और लिथुआनिया में भी खड़ी हैं। लिथुआनिया में भी तकरीबन जो है वो 1100 नेटो की फोर्सेस हैं, तो वो 500 जो हैं वो अमेरिकन फोर्सेस उन्होंने भेजी हैं, जबकि लिथुआनिया में कोई फ़ौज नहीं है, सिर्फ नेटो की तकरीबन 1600 के करीब खड़ी है। और लिथुआनिया ऐसा मुल्क है जिसके बॉर्डर डायरेक्टली जो है वो रशिया के साथ लगता है, जबकि बाकी जैसे पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, लिथुआनिया वगैरह हो गया, इनका जो बॉर्डर है वो सिर्फ जो है यूक्रेन के साथ लग रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसकी वजह से जो है रूस को ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे आराम से नहीं बैठना बल्कि कोई ना कोई इकदाम करने हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल तौर पर इनसिक्योरिटी की बात है। ये फोर्सेस जो हैं, इनकी जो मिसाइल सिस्टम है, ये फोर्सेस में सारा का सारा रूस के हवाले से, रूस की तरफ उनकी तोपों का रुख जो है रूस की तरफ है। और रूस ने खुलेआम और बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम से, प्रेसिडेंट पुतिन ने तहकीक करते हुए कौम से कहा कि हम इनसिक्योर हालात में तरक्की नहीं कर सकते, जिसके लिए उन्हें फिर जो है उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन के ऊपर हमला करें। अब ये वजूहात थी कि यूक्रेन में जो हुकूमत बनी है वो प्रो वेस्टर्न है और वो नेटो में शामिल होना जा रहे हैं, जो कि तमाम सरासर जो है वो रूस के मफादात के ख़िलाफ़ है। और दूसरी जानब जो नेटो की फोर्सेस खड़ी हैं वो रूस को जो है वो थ्रेट कर रही हैं, और रूस इनसिक्योर फील कर रहा है कि अगर जो बफर स्टेट है यूक्रेन और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान और रूस के दरमियान, वो जब ख़त्म हो जाएगा और नेटो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो मुकम्मल तौर पर इनसिक्योरिटी होगी और रीजन में जो इनसिक्योरिटी होने की वजह से तरक्की नहीं की जा सकेगी। अब देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि रूस चाहता क्या है, या व्लादिमीर पुतिन की जो मुतालबात हैं वो क्या है। तो रूस की ये ख्वाहिश है कि जो यूक्रेन में जो हुकूमत है जो कि प्रो वेस्टर्न है और वो नेटो में शामिल होने जा रही है, और उसने इस सिलसिले में अपने कवानीन में, आइन में तरमीम भी की हैं, तो वहाँ पर जो है एक प्रो रशियन गवर्नमेंट बनाई जाए, और साथ ही साथ जो है वो जो नेटो की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ से विड्रॉ हों और 1997 पोजीशन में चली जाएं, क्योंकि 1997 से पहले जो है ये रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया वगैरह में जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं थी, तो 1997 के बाद आई हैं, और जिसकी वजह से इस एरिया का, इस रीजन का जो बैलेंस है वो ख़राब हुआ है, या इसकी सिक्योरिटी का सिलसिला जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि वो यहाँ से जाएँ, और उन्होंने जो मिसाइल सिस्टम नस्ब किए हुए हैं और जो फोर्स रूस की तरफ रखी हुई हैं उनको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। तो बड़ा वाज़ेह उनका ये पैगाम है। व्लादिमीर पुतिन बड़ी क्लियरली उन्होंने बताया कि भाई जो रिजीम है, चूँकि प्रो वेस्टर्न है यूक्रेन में रिजीम, उसको चेंज किया जाए, उसको तब्दील किया जाए, प्रो
रशियन रजीम होनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में यूक्रेन और रशिया और वन नेशन और ये एक बफर स्टेट का भी काम कर रहे हैं और उसमें प्रो रशियन गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि जो नेटो है वो प्री 1997 स्टेटस पे चली जाए वापस। उन्होंने जिन ममालिक में अपनी फोर्सेस इकट्ठी की हुई हैं वो भी चल जाएंगे, यानी कि सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक स्टेट्स में जो उन्होंने जो फोर्सेस हैं वो वापस अपनी प्री 1997 की सिचुएशन में चली जाएं। ये व्लादिमीर पुतिन की जो है डिमांड्स हैं। हम जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि इसके असरात क्या होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। क्योंकि किसी भी जंग के असरात या इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी निकलती हैं, नेगेटिव भी निकलती हैं। लेकिन जंगें जो होती हैं वो ज़्यादातर जो है नुकसानात ही देती हैं, पॉजिटिव या अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को फराहम करती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी जंग हो या बड़ी से बड़ी जंग भी हो। बहुत से इसके असरात पड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है वो इट इज़ द पूरेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप, लेकिन उसके बावजूद उस बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि रूस की जो रिसोर्सेज हैं वो जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से ही गुजर कर जाते हैं। यूरोप की 40% गैस जो है वो रूस से पूरी की जा रही है और उसकी पाइपलाइन जो है वो भी यूक्रेन से गुजर कर यूरोप जा रही है। इसी तरह रूस जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा पेट्रोल प्रोड्यूसर है और उसका भी यहाँ से गुजर है। और फिर आप देख लें कि यूक्रेन ख़ुद जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन्स प्रोड्यूसर है। जंग की वजह से अगर हालात ख़राब ना भी हुए, चीज़ें महंगी ना भी हुई या शॉर्टेज ना भी हुआ, तो इंटेंशनली शायद वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका और दीगर जो फोर्सेस हैं वो कोशिश करेंगी कि दुनिया में जो है ये क्राइसिस पैदा हो और रूस इसका ज़िम्मेदार ठहराए और उसको ब्लेम किया जा सके कि यार इसकी जंग की वजह से इतने बुरे असरात हैं कि पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है। अगर ना भी हो, जल्दी जंग ख़त्म हो जाए और मामला अपनी जगह पे आ जाए, उसके बावजूद जो है वो कुछ फोर्सेस की कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरीके से इस तरह की क्राइसिस डेवलप करे और व्लादिमीर पुतिन को जो है वो एहसास दिलाए कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और दुनिया को भी ये ज़ाहिर करने की कोशिश करे कि ये रशिया इज़ अ रोग स्टेट। खैर आगे इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो है नज़र डालना बड़ी ज़रूरी है, जो कि इसके इम्पैक्ट्स में बड़ी अहमियत रखती है। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर यूक्रेन की इमदाद के लिए या मदद के लिए या इस मामले में पड़ने की किसी और ने कोशिश की, चाहे वो मुल्क हो या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो हो या अमेरिका हो या कोई भी हो, वो अगर आने की कोशिश करेगी तो ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो आज तक दुनिया नहीं देखी। यानी कि उन्होंने एक लिहाज से आलमी जो है वो जंग का, या आप ये भी कह सकते हैं कि एटमी जंग का भी जो है वो एक अंदिया दिया है कि अगर वो भी जंग छिड़ जा सकती है और उसके अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं और उसके अपने नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पर डॉलर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर ये कन्फ्रंटेशन इस तरह जारी रही तो ये भी इम्कानात हैं कि अमेरिका और जो यूरोप है और यूनाइटेड नेशन है मुख्तलिफ़ किस्म के सैंक्शंस इम्पोज करेंगे रूस के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे मौके पर वहाँ पर गए हुए थे, कुछ लोगों का कहना है कि जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जाना चाहिए, अक्सरियत ये कह रही है कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको हर जगह पर अपना जो है वो अपनी इंटरेस्ट को देखना होता है, उसके मुताबिक अपने इक़दाम करने होते हैं। एज ए अपॉर्चुनिटी भी लिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल रूस इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो हमारे साथ या किसी भी मुल्क के साथ मुआहदे करे, चूँकि अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशन ने और दीगर वेस्टर्न यूरोप ने ऐसे सैंक्शंस लगा देने हैं कि दुनिया के कई दूसरे ममालिक जो हैं वो रूस के साथ इकनॉमिक, पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक किस्म के जो है वो मुआहदे न कर सकें, क्योंकि वो सैंक्शंस इसी किस्म के लगाएंगे, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। उनके पास इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस टाइम ख़ुद सबसे बड़े जो है प्रेशर में आया हुआ है। उसके प्रेशर में आने की सबसे बड़ी वजह है कि क्या वो जंग में हिस्सा ले कि ना ले। अगर वो जंग में पड़ जाता है, उसकी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं या नेटो के साथ मिलकर अटैक भी कर देता है, तो वो एक बहुत बड़ी जंग, जो स्केल ऑफ द वॉर बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा है, जो कि वर्ल्ड वॉर में भी चेंज होने का या एटमी जंग होने का भी ख़तरा है और बहुत सारे क्राइसिस आने का, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आने का भी ख़तरा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अमेरिका के ऊपर या नेटो के ऊपर आएगी। इसलिए अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना।
एक और जो इसकी इम्प्लीकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि रूस मुमकिन है कि वो जो है वो साइबर वॉर का या साइबर अटैक कर दे, उनके बैंक हो गए या दीगर इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको कोलैप्स करने के लिए उन्होंने कहा कि अभी वो साइबर अटैक्स भी कर देंगे, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज़ है और आजकल तो ज़्यादातर चीज़ें ही ऑनलाइन हुई हुई हैं और उनमें जो है वो इंटरनेट पे जो है कन्वर्ट हुई हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं और साइबर वॉर का भी एक नया दौर देखने को हमें मिल सकता है, जिसके इम्प्लीकेशंस डिफरेंट किस्म की होंगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा किसी टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जी।